Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh. I am here to discuss with you the Maternity Benefit Act, which is in Labour Law Part 2, which is provided in the course of LLB Honours Semester 6. We will discuss from Section 4 because we have discussed in the last lecture till Section 3. We also discussed in the last lecture all the cases about Section 2 and 3. We have discussed Section 3 also, which is a definition clause. So let's start from Section 4. Section 4 says employment of a work by women prohibited during certain period. मतलब कि अगर हम Section 4 को देखें तो इसमें कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, कुछ एक निश्चित समय के लिए वुमेन एम्प्लॉई जिसने कि मैटरनिटी बेनिफिट जिसे उठाना है या जिसे मैटरनिटी बेनिफिट लेना है, मैटरनल लीव लेना है, उसके लिए कुछ सर्टेन पीरियड के लिए उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिशन किया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि सपोज देयर इज़ अ वुमेन एंड हु हैज़ टू अवेल मैटरनिटी बेनिफिट बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ. तो उसको उस पीरियड में, एक निश्चित पीरियड में कुछ कामों से रोका गया है या किसी भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किसी काम से रोका गया है सेक्शन 4 के अंडर. ओके, नाउ सी व्हाट सेज इट्स प्रोविजन 1. इट सेज नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमेन इन एनी एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 weeks इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी. It says no employer shall knowingly employ a woman in any establishment during the 6 weeks immediately following the day of her delivery, miscarriage or medical termination of pregnancy. It means यहाँ पर एक एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी या कह सकते हैं एक मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अंडर दिस प्रोविज़न कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वुमेन एम्प्लॉय की डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक उसे किसी भी काम में नहीं लगाएगा जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. मतलब कि कोई भी एम्प्लॉयर जानबूझकर किसी भी वुमेन को उस एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं करेगा डिलीवरी से 6 हफ्ते बाद तक. ओके, डिलीवरी से या मान लीजिए उसका मिसकैरेज हुआ है या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुई है. ओके, 6 हफ्ते बाद तक के पीरियड के लिए बात कही गई है उसकी डिलीवरी डेट की. उसके बाद सेम कंडीशन वुमेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. वो यही डायरेक्शन वुमेन को दिया गया है अंडर सब सेक्शन 4. इट सेज नो वुमेन शैल वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 weeks इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ अ डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इसमें ये बात कही गई है, ये प्रेगनेंसी, ये जो वुमेन है, वुमेन एम्प्लॉय है, उस पर ये ड्यूटी रखी गई है, उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो अपनी डिलीवरी डेट के 6 हफ्ते बाद तक किसी भी एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं होगी, या आप कह सकते हैं वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में वर्क नहीं करेगी. सपोज़ वो एम्प्लॉयमेंट में है, अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो वो किसी भी तरह का वर्क उस एम्प्लॉयमेंट में नहीं करेगी आफ्टर द डिलीवरी डेट. ओके, इसके बाद हम सबसेक्शन 3 देखते हैं. इट टॉक्स अबाउट सर्टेन पीरियड. ठीक है, देखते हैं. विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन सेक्शन 6, नो प्रेग्नेंट वुमेन शैल ऑन रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय हर इन दिस बिहाफ. यहाँ पर रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? वर्किंग वुमेन, आई मीन जो वुमेन एम्प्लॉय है उसकी बात कर रहे हैं. नो प्रेग्नेंट वुमेन शैल ऑन अ रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय हर इन दिस बिहाफ बी रिक्वायर्ड बाय हर एम्प्लॉयर टू डू ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 4 एनी वर्क. मतलब कि ये बात कही गई है कि कोई भी मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन है, वुमेन एम्प्लॉई है, अगर वो रिक्वेस्ट भी करती है एम्प्लॉयर से, फिर भी एम्प्लॉयर उससे कोई भी ऐसा काम नहीं करवाएगा कुछ निश्चित समय के लिए. वो निश्चित समय सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि किस निश्चित समय के लिए कोई काम नहीं करवाएगा और कैसा काम नहीं करवाएगा, जो कि आर्डुअस नेचर का हो, यानी कि कठिन हो, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती हो, या फिर जैसे कि ऐसे काम इन्वॉल्व करते हैं विच इन्वॉल्व्स लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का, और विच इन एनी वे इज़ लाइकली टू इंटरफेयर विद हर प्रेगनेंसी, या फिर ऐसा कोई भी काम जो कि उसकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है या फिर फेटस के नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है.
तो ऐसा कोई और इज़ लाइकली टू कॉज अ मिसकैरेज, या फिर उस मिसकैरेज की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर वो काम करवाया गया, और अदरवाइज टू एडवर्सली अफेक्ट हर हेल्थ, या फिर उसकी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। यानी कि इसमें यह बात कही गई है कि इवन अ वुमेन एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट हो, अगर वुमेन एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट भी करती है उसके बाद भी ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉयर उस प्रेग्नेंट वर्किंग वुमेन को एक निश्चित पीरियड के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करवाएगा जो सिर्फ उसकी ही हेल्थ को अफेक्ट ना करे, बल्कि फर्टिस की हेल्थ को भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए, वर्किंग वुमेन की हेल्थ को भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जो भी वुमेन एम्प्लॉई है उसको एक निश्चित पीरियड के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा। अब वो निश्चित पीरियड क्या है, ये बात कही गई है सबसेक्शन 4 में। इट सेज द पीरियड रिफर्ड इन सबसेक्शन 3 शैल बी, क्या है वो पीरियड, सब क्लॉज ए, द पीरियड ऑफ 1 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द पीरियड ऑफ 6 वीक्स बिफोर द डेट ऑफ अ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। मतलब कि मान लीजिए जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है उसके 6 महीने पहले तक तो वैसे भी उसको वो काम नहीं करने हैं, वो उसका मैटरनल पीरियड होता है या मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है कई केसेस में, ठीक है। तो सपोज़ आज अगर उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है तो आज की डेट से 6 हफ्ते पहले, ये जो 6 हफ्ते पहले का डेट है इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इस 6 हफ्ते पहले के 1 महीने पहले तक का। यानी कि सपोज़ आज ये पीरियड आज से स्टार्ट हो रहा है, आज से 1 महीने तक का जो पीरियड है वो अगर काउंट हो रहा है तो डिलीवरी डेट क्या होगी, जो लास्ट डे ऑफ दिस पीरियड है उसके 6 हफ्ते बाद की। और थोड़ा मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये बात कही गई है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ 1 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द पीरियड ऑफ 6 वीक। मतलब कि जो 1 महीने का पीरियड 6 हफ्ते से पीरियड के जस्ट पहले का, 6 हफ्ते के पीरियड के जस्ट पहले के 1 महीने के पीरियड की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। और 6 हफ्ते बाद किसी वुमेन एम्प्लॉई की डिलीवरी है, उसके 6 हफ्ते पहले हम काउंट करेंगे, उसके 6 हफ्ते पहले को हम काउंट नहीं करेंगे इस टाइम पे, काउंट किसको करेंगे, उस 6 हफ्ते पहले के 1 महीने पहले के टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम को कहा गया है। उसके बाद बी में क्या कहा गया है कि एनी पीरियड ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ 6 वीक्स फॉर विच द प्रेग्नेंट वुमेन डज नॉट अवेल ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस अंडर सेक्शन 6। मतलब कि देखिए मान लीजिए आज एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है, आज की डेट एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है तो उसके 6 हफ्ते पहले का पीरियड की बात करता है सब क्लॉज बी, ठीक है। और उस 6 हफ्ते पहले के 1 महीने पहले की बात करता है सब क्लॉज ए। तो इस पूरे 6 हफ्ते पहले प्लस उसके 1 महीने पहले तक ऐसा कोई भी काम उस वर्किंग या उस वुमेन एम्प्लॉय से नहीं करवाया जाएगा। ओके, आई एम क्लियर ऑफ इट। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 5. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सो प्लीज़ इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ें और इसे समझें बहुत अच्छे से, क्योंकि एक मेजर अमेंडमेंट किया गया था 2017 में और वो सेक्शन 5 को काफ़ी अफेक्ट कर उसने किया। लेट्स सी सेक्शन 5 से वर्सेस राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। इट प्रोवाइड्स द राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। ये जो वुमेन एम्प्लॉई है उसको राइट देता है, इट्स अ इनेबलिंग प्रोविज़न। ये एक वुमेन एम्प्लॉई को राइट देता है कि उसे मैटरनिटी बेनिफिट के पेमेंट मिले। देखिए जब भी मैटरनिटी बेनिफिट को हमने पहले पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि मैटरनिटी बेनिफिट वही होगा जो सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 में है, ठीक है, या वो पेमेंट होगी जो सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 में है। तो देखिए किस पेमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है मैटरनिटी बेनिफिट में। सब क्लॉज 1 says subject to the provisions of this act, every woman shall be entitled to and her employer shall be liable for the payment of maternity benefit at the rate of the average daily wage for the period of her actual absence, that is to say the period immediately preceding the day of delivery, the actual day of her delivery and any period immediately following the day। देखिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि पहली बात जो राइट दिया गया है, तो राइट के अंडर क्या कहा गया है कि हर एक वुमेन एम्प्लॉई इंटाइटल्ड होगी और जो एम्प्लॉयर है वो लायबल होगा। यानी कि यहाँ पर वुमेन एम्प्लॉय को उसका राइट दिया गया है और एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी फिक्स की गई है। किस चीज़ के लिए? द पेमेंट ऑफ
मैटरनिटी बेनिफिट के पेमेंट के लिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज। यहाँ पर ये बात भी की गई है कि जो पेमेंट होगी वो किस बेसिस पर होगी, एट द रेट ऑफ डेली वेज। अब डेली वेज को आगे एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया गया है, हालांकि इसको भी देखेंगे। डेली वेज के बेसिस पर उसको जो है जो भी मैटरनल लीव मिलेगा, जो उसकी एब्सेंस होगी, जैसे कि हम मान लीजिए जो उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड उसको जो मैटरनल लीव मिलती है, उस मैटरनल लीव में जो उसको पेमेंट मिलेगा वो वही मिलेगा जो उसको जनरली पेमेंट एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिलता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि ड्यूरिंग जिस पीरियड में वो एब्सेंस है, उसकी एब्सेंट है, जब वो मैटरनिटी बेनिफिट को अवेल कर रही है, मैटरनल लीव ले रही है, तो उस टाइम पर उसे जो है मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे, उसे पेमेंट मिलेगा, ठीक है, और मैटरनिटी बेनिफिट के सारे पेमेंट मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डेली वेज, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है इसमें कि आगे देखते हैं कि वही सारा पीरियड बताया गया है कि जो मैटरनिटी, जब भी मैटरनल लीव जहाँ से स्टार्ट होगी और जहाँ तक होगी वहाँ तक के लिए उसको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन सेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एवरेज डेली वेज मीन्स, अब देखते हैं जो एवरेज डेली वेज जिसका बेस रखा गया था उसका क्या मतलब है। एवरेज डेली वेज मीन्स द एवरेज ऑफ वुमेन्स वेजेस पेबल टू हर for the days on which she has worked during the period of three calendar months immediately preceding the date from which she absent herself on account of maternity। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी ने आज से मैटरनल लीव ली अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनल लीव क्या होता है इसे हम आगे देखेंगे, सेक्शन 5 में ही इसे एक्सप्लेन किया गया है कि मैटरनल लीव कब से स्टार्ट होती है, कितने दिन के लिए होती है, इसे हम देखेंगे अभी। लेकिन इसमें अभी हम ये देखेंगे कि मान लीजिए आज से मैटरनल लीव स्टार्ट हुई किसी वुमेन की, एवरेज डेली वेज को हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि आज से किसी की मैटरनल लीव स्टार्ट होती है, इससे आज से 3 दिन पहले तक उसे जो वेजेस मिलता था पर डे के हिसाब से, उसी हिसाब से उसे मैटरनल लीव के पीरियड के टाइम पर भी वेज मिलेंगे, वही एवरेज डेली वेज होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है एंड दैट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स्ड, या फिर उसकी मिनिमम वेज फिक्स की गई हो, रेट ऑफ वेज फिक्स की गई हो, ठीक है, और रिवाइज्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट, या फिर रिवाइज की गई हो किसके अंडर पे, अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंडर में, या फिर उसकी वेज फिक्स की गई हो या फिर रिवाइज की गई हो, ठीक है। और 10 रुपीज़ विच एवर द हाइएस्ट, या फिर 10 रुपये या इन सब में से जो सबसे ज़्यादा हो, यानी कि या तो एवरेज डेली वेज या मिनिमम वेज रेट जो भी फिक्स किया गया है मिनिमम वेजेस एक्ट के अंडर में, या फिर 10 रुपये, इनमें से जो भी ज़्यादा है वही उसकी एवरेज डेली वेज मानी जाएगी। सब क्लॉज सेज no woman shall be entitled to maternity benefit unless she has actually worked in an establishment of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than 80 days in 12 months immediately preceding the date of her expected delivery। अब इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि किसी वुमेन एम्प्लॉय को कब एम्प्लॉय माना जाएगा, ठीक है, और वो कब मैटरनिटी बेनिफिट अवेल कर पाएगी, ठीक। यहाँ पर ये एक बहुत ही एसेंशियल कंडीशन रखी गई है और ये कहा गया है कि उसे एम्प्लॉय तभी माना जाएगा और वो तभी मैटरनिटी बेनिफिट अवेल कर सकती है जब जो उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी है उस डेट से 1 साल पहले तक, ठीक है। आज मान लीजिए उसके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है तो इससे 1 साल पहले तक अगर उसने 80 दिन काम किया है तो उस इस्टेब्लिशमेंट में अगर उस वुमेन एम्प्लॉय ने 80 दिन तक भी काम किया है तो उसे उसका एम्प्लॉय माना जाएगा एंड शी विल बी इंटाइटल्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस प्रोवाइजो। देखते हैं इसका प्रोवाइजो क्या कहता है। प्रोवाइजो सेज provided that the qualifying period of 80 days aforesaid shall not be applied to women who has immigrated into the state of Assam and was pregnant at the time of the immigration। इसका देखिए बड़ा सिंपल सा मतलब है कि, और ये कोई खास इंपॉर्टेंट वैसे प्रोवाइजो नहीं है, इसमें बस ये बात कही गई है कि मान लीजिए किसी ने असम में इमिग्रेशन किया है, ठीक है, किसी वुमेन एम्प्लॉय ने असम में इमिग्रेशन किया है, तो जब भी वो इमिग्रेशन के टाइम पर अगर वो वुमेन प्रेग्नेंट थी तो उस पर ये 80 डेज़ की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट सेज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अंडर दिस सब सेक्शन
the days on which a woman shall actually work in the establishment, the days for which she has been laid off or was on holidays declared under any law for the time being in force to be holidays with wages during the period of 12 weeks immediately preceding the days of her expected delivery shall be taken into account। इसमें बस ये बात कही गई है कि जो 80 डेज़ का पीरियड हम काउंट करते हैं एक वुमेन को वुमेन एम्प्लॉय मानने के लिए किसी इस्टेब्लिशमेंट में, ताकि वो अपना मैटरनिटी बेनिफिट ले सके, तो वो 80 डेज़ पीरियड क्या क्या इंक्लूड करेगा। देखिए उस जो पीरियड होगा 80 डेज़ का, उस पीरियड में जब अगर उसे ले ऑफ किया गया है उस पीरियड को भी इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए कोई ऑफिशियल हॉलीडे हुआ है जिस हॉलीडे के लिए उसे वेजेस मिलते हैं अंडर द लॉ, ठीक है। मान लीजिए जैसे संडे है, संडे में क्या है, वेजेस अफेक्ट नहीं होते, तो वो सारे हॉलीडेज़ जो कि लॉ के थ्रू ऑफिशियल माने जाते हैं, या फिर वो जिस डेट पे उसे ले ऑफ किया गया है, ये सारा पीरियड 80 डेज़ में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर सिर्फ वर्किंग डेज़ की बात नहीं की जा रही है, ये समझिए। यहाँ पर हॉलीडेज़ और ले ऑफ पीरियड को भी इंक्लूड किया गया है 80 डेज़ में, ठीक है। हो सकता है उसने 70 डेज़ वर्क किया हो और जो 70 दिन है वो हॉलीडेज़ और संडे को मिलाकर हो गए हों, तो उसे 80 डेज़ में काउंट किया जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंडर में जो भी सेक्शन 5 में अमेंडमेंट किए गए हैं, दीज आर टू मच इम्पॉर्टेंट एंड दे मस्ट हैव टू सी कि इनमें क्या हुआ था, क्या चेंजेस हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझिएगा आप इसको। सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 सेज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी 26 वीक्स ऑफ विच नॉट मोर देन 8 वीक शैल प्रोसीड द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। यहाँ पर ये बात कही गई है, देखिए मैटरनल लीव की यहाँ पर बात की गई है। मान लीजिए किसी प्रेगनेंसी के केस में जो वर्किंग वुमेन है उसको मैटरनल लीव चाहिए, तो जो मैटरनल लीव उसे कितने पीरियड तक मिलेगी और वो कब से स्टार्ट होगी, इस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। अब वो जो टाइम है, वो ये बात यहाँ पर की जा रही है कि नॉर्मल केसेस में जो भी नॉर्मल केसेस होंगे, इसके आगे इसकी कुछ और भी कुछ केसेस हैं इससे रिलेटेड जिसमें ये पीरियड थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केसेस में ये 26 वीक्स का माना जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मैटरनल लीव पीरियड कितना होता है, तो आपके पास एक सिंपल सा आंसर होगा 26 वीक्स का, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कब से इस मैटरनल लीव के पीरियड को अवेल किया जा सकता है। ये इस पीरियड को अवेल किया जा सकता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के 8 हफ्ते पहले से, ठीक है। इस पीरियड को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद इसका प्रोवाइजो देखते हैं। इट सेज प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम पीरियड इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ बाई अ वुमेन हैविंग 2 और मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन शैल बी 12 वीक्स ऑफ विच नॉट मोर देन 6 वीक्स शैल प्रोसीड द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूँ, सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 में जो अमेंडमेंट में चेंज किया गया है, वो उस चेंज में ये बात कही गई है 26 वीक्स पीरियड कर दिया गया है। तो 2007 के 17 अमेंडमेंट से पहले ये जो पीरियड था ये 12 वीक्स का था, ओके। तो ये 12 इस पीरियड को एक्सटेंड करके अब 26 वीक्स किया गया है, ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज आया है, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा चेंज है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट 2017 के थ्रू। इसके बाद इसके प्रोवाइजो को देखते हैं। इट सेज ये बताता है कि जो 26 वीक्स पीरियड है, ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डिलीवरी, कोई किसी वुमेन को फर्स्ट एंड सेकंड डिलीवरी हो रही है उसी केस में होगा। अगर किसी वुमेन को 2 डिलीवरी के बाद कोई डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको जो मैटरनल लीव पीरियड है वो 26 वीक्स का नहीं मिलेगा, वहाँ पर उसको वो मैटरनल लीव पीरियड मिलेगा 12 वीक्स का, ठीक है। उसको 26 वीक्स का नहीं मिलेगा अगर उसको 2 बच्चे पहले से ही हैं और तीसरे बच्चे या चौथे बच्चे के लिए उसको मैटरनल लीव लेना है तो। और जैसे हमने कि पहले पढ़ा था कि मान लीजिए पहला और दूसरा बच्चा है, जैसे कि हम जो 5 सब क्लॉज 3 में पढ़ रहे थे, सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 में, कि उसकी मैटरनल लीव पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगी, 8 वीक्स पहले से। लेकिन अगर उसको 2 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और उसके लिए उसको मैटरनल लीव लेना है, तो वहाँ पर उसका जो मैटरनल लीव पीरियड स्टार्ट होगा वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है बच्चे होने की उसके 6 वीक्स पहले से होगा। तो जब इसका मतलब क्या हुआ, अगर बच्चे 1 या 2 हैं, मान लीजिए पहली या सेकंड डिलीवरी है, तो उसका पीरियड स्टार्ट हो सकता है 8 वीक्स पहले से। लेकिन अगर उसको 2 बच्चे ऑलरेडी हैं और तीसरे चौथे किसी बच्चे के लिए उसको मैटरनल लीव लेना है तो मिलेगा मैटरनल लीव, लेकिन 26 वीक्स का नहीं मिलेगा, उसको 12 वीक्स का मिलेगा। और वो मैटरनल लीव पीरियड 8 हफ्ते पहले से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि 6 हफ्ते पहले से स्टार्ट होगा। ये बात सेक्शन 5 और इसके पहले प्रोवाइजो में कही जा रही है। नाउ सी सेकंड प्रोवाइजो।
provided further that where a woman dies during this period, the maternity benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death. It says कि मान लीजिए कोई वुमेन किसी वर्किंग आई मीन वर्क वुमेन एम्प्लॉय की इस पीरियड में आई मीन मैटरनल लीव के पीरियड में डेथ हो जाती है, तो जो मैटरनिटी बेनिफिट होगा वो केवल उसके डेथ के पीरियड तक ही मिलेगा। ठीक है, अब किसको मिलेगा ये आगे हम देखेंगे, जो भी नॉमिनी होगा उसी को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि फिर पूरे 36 वीक्स के लिए मिलेगा, वो मैटरनिटी पीरियड उसको वो मैटरनिटी बेनिफिट जो भी होंगे वो या फिर जो भी पेमेंट होगा वो मिलेगा उस डेट तक जिस डेट तक वो जिंदा थी या जिस डेट में उसकी डेथ हुई है उस डेथ के डे को इंक्लूड करते हुए वो उसको वहाँ तक मिलेगा जो भी पेमेंट मिलना है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर। ठीक है, अब इसका सेकंड प्रोवाइजो देखते हैं। सेकंड प्रोवाइजो सेज इट प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर अ वुमेन हैविंग बीन डिलीवर्ड ऑफ अ चाइल्ड, जहाँ पर किसी वुमेन को चाइल्ड डिलीवर हो चुका है, डाइज ड्यूरिंग हर डिलीवरी, और वो अपनी डिलीवरी के ड्यूरेशन में ही ख़त्म हो जाती है, और ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ हर डिलीवरी, या फिर वो डिलीवरी जिस दिन उसकी होती है उसके अगले दिन ख़त्म हो जाती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर उसको डिलीवरी हो जाती है, बेबी हो जाता है, उसके बाद लेकिन उसकी डेथ उसी डिलीवरी में हो जाती है या फिर डिलीवरी के अगले दिन हो जाती है। ठीक है, फॉर विच शी इज़ अब वो जो है कब तक के लिए मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पर अलाउ है या कब तक के लिए पेमेंट मिलेगा, इस केस पे उसे तब तक मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा जब तक कि उसको पूरा मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। जो भी जिसे भी मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा, मान लीजिए क्योंकि देखिए मैटरनिटी बेनिफिट के बेसिकली दो पर्पस होते हैं, टू टेक केयर ऑफ अ वुमेन एम्प्लॉय एंड टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर उसको डिलीवरी हो गई है तो वो ख़त्म हो गई है, अगर वो ख़त्म हो गई है भले ही वो उस दिन ख़त्म हो या अगले दिन ख़त्म हो, ठीक है, उसको पूरे पीरियड के लिए मैटरनिटी बेनिफिट जो भी जिसको भी उसके बिहाफ पे मिलना है वो पूरे पीरियड के लिए दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे की केयर टेकिंग के लिए उसको वो चीज़ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे की भी तो केयर टेकिंग करनी है ना। इसके बाद हम देखें कि सपोज़ जो बेबी है वो भी बच्चा भी ख़त्म हो जाता है उसी दिन या उसके अगले दिन या किसी भी 1 महीने बाद, किसी भी दिन अगर बच्चा ख़त्म हो जाएगा तो जो मैटरनिटी बेनिफिट है या पेमेंट है सिर्फ उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक वो बच्चा ज़िंदा रहेगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन ये है कि किसी वुमेन की जो है डिलीवरी के टाइम पर, या मान लीजिए कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, उसने मैटरनिटी बेनिफिट अवेल किया, मैटरनल लीव पर है वो, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर ही उसकी डेथ हो गई, तो जब तक तो उसकी डेथ के दिन तक उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा या उसके बिहाफ पे जिसे भी देना है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहती है, मान लीजिए उसने किसी बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है, तो बच्चा ठीक है, लेकिन जो माँ है यानी कि जो वुमेन एम्प्लॉय है उसकी उसी दिन डेथ हो गई या फिर अगले दिन डेथ हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरा मैटरनिटी बेनिफिट जो पेमेंट है मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर जिसे भी उसके बिहाफ पर मिलेगा वुमेन एम्प्लॉय के बिहाफ पर, उसे वो पूरे मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके पेमेंट में कोई कटिंग नहीं होगी क्योंकि बच्चे की देखभाल को देखते हुए। तीसरी कंडीशन ये दी हुई है कि मान लीजिए डिलीवरी ठीक हुई लेकिन बच्चा मर गया, कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो मैटरनिटी बेनिफिट है जब तक बच्चा ज़िंदा था तब तक के लिए मैटरनिटी बेनिफिट का पेमेंट जो भी उसके बिहाफ पर जिसे भी दिया जाएगा वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सेक्शन 5 में सेक्शन 5(3) सेज। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सब क्लॉज 4 देखते हैं। सब क्लॉज 4 सेज कि अ वुमेन हु लीगली अडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 months और अ कमीशनिंग मदर शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 weeks फ्रॉम द डेट द चाइल्ड इज़ हैंडेड ओवर टू द अडॉप्टिंग मदर ऑफ द कमीशनिंग मदर एज द केस में। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने कमीशनिंग मदर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज में, जो बायोलॉजिकल मदर होती है सरोगेसी के केस में उसे कमीशनिंग मदर कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए किसी वुमेन में कोई वुमेन एम्प्लॉय है, उसने एक बच्चे को गोद लिया। दो लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, अडॉप्टिंग मदर और कमीशनिंग मदर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कमीशनिंग मदर की या अडॉप्टिंग मदर की, तो कमीशनिंग मदर को तो सरोगेसी से बच्चा मिला है तो उसको तो तुरंत डिलीवरी के बाद उसको बच्चा दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई अडॉप्टिंग मदर है और वो 3 महीने से कम के बच्चे
जो बच्चे की एज है वो 3 महीने से कम की है, तो उस एज के बच्चे को अडॉप्ट करिए। देखिए यहाँ पर बच्चे की एज 3 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो अगर अडॉप्टिंग मदर है और बच्चा 3 महीने से कम की एज का है, तो और या फिर कमीशनिंग मदर है, ठीक है, इन दोनों को जब ये बच्चा इनको मिलेगा, उस डेट से उन दोनों को 12 वीक्स की मैटरनल लीव मिल सकती है और ये पूरा मैटरनिटी बेनिफिट ये अवेल कर सकती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो कमीशनिंग मदर हैं और जो एडॉप्टिंग मदर हैं, उन्हें भी मैटरनल लीव मिलती है और मैटरनिटी बेनिफिट्स के सारे पेमेंट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल केसेस में भी मिलता है, लेकिन जो इनको अब देखते हैं, इनको जो टाइम है इनके मैटरनिटी बेनिफिट का या मैटरनल लीव का, कमीशनिंग मदर और एडॉप्टिंग मदर का, वो टाइम पीरियड 12 वीक्स ही होगा, ठीक है, वो 26 वीक्स नहीं होगा। तो 26 वीक्स सिर्फ उस समय पर होगा जब एक नॉर्मल डिलीवरी होनी है और वो पहले या दूसरे बच्चे की होनी है। उसके अलावा जितने भी केसेस दिए हुए हैं, जैसे एडॉप्टिंग मदर और कमीशनिंग मदर या फिर तीसरा या चौथा बच्चा होना है, तो वहाँ पर उन वर्किंग एम्प्लॉयज़ को जो मैटरनल लीव मिलेगी वो सिर्फ 12 वीक्स की मिलेगी, ठीक है। एडॉप्टिंग मदर के साथ एक कंडीशन ये है कि बच्चा 3 मंथ से कम होना चाहिए। इसका लास्ट क्लॉज देखते हैं। इट सेज इन केस वेयर द नेचर ऑफ वर्क असाइंड टू अ वुमन इज ऑफ सच अ नेचर दैट शी मे वर्क फ्रॉम होम, the employer may allow her to do so after availing of the maternity benefit for such period and on such conditions as the employer and the woman may mutually agree। इसका मतलब यहाँ पर ये है, देखिए कि मान लीजिए कोई वुमेन एम्प्लॉय है, उसको लेने हैं, उसको मैटरनिटी बेनिफिट उसने पूरा अवेल कर लिया, मैटरनल लीव पूरा अवेल कर लिया, उसके बाद अगर वर्क फ्रॉम होम वो कर सकती है, तो और ऐसा कोई एग्रीमेंट एम्प्लॉयर के साथ हो सकता है उसका, तो एम्प्लॉयर उसे अलाउ कर सकता है वर्क फ्रॉम होम के लिए आफ्टर द अवेलिंग ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड। यानी कि मान लीजिए किसी वुमेन को 26 वीक्स अवेल किए उसने, पूरे 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव लेने के बाद अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, तो 26 वीक के बाद भी वो घर में रह सकती है और वहाँ से वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, ठीक है। सो इट वॉज सेक्शन 5 we have discussed. Please read it again, and this is a very important section. Please read it very carefully, okay. In the next class we will discuss further, okay. Thank you.